तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द 6888 2024 की इस एक्शन एक तरह से मूवी के बारे में। एक हिस्टोरिकल एक तरह से मूवी है जो कि एक तरह से बेस है, एक तरह से वार ड्रामा एक तरह से मूवी है और ये बेस एक तरह से और इसी नाम के एक नोवेल पर। और ये हमें एक तरह से अभी हाल ही में देखने को मिली थी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस मूवी की पूरी जानकारी आपको बताएंगे, जैसा कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द 6888 2024 की अमेरिकी युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसे टायलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में 6888वीं सेंट्रल पोस्टल डायरेक्टरी बटालियन, एक पूरी तरह से अश्वेत और पूरी तरह से महिला बटालियन। 2. फिल्म में केरी वाशिंगटन, एबोनी ओब्सिडियन, मिलोना जैक्सन, काइली जेफरसन, शैनिस शांते, सारा जेफरी, पेपी सोनुगा, मोरिया ब्राउन, ग्रेग सुल्किन, सुसान सारंडन, डीन नॉरिस, सैम वाटरस्टन और ओपरा विनफ्रे जैसे कलाकारों की टुकड़ी है। द 6888 को 6 दिसंबर 2024 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा और उसके बाद 20 दिसंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर इसकी स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आधार: यह फिल्म 2019 WWII इतिहास पत्रिका के लेख फाइटिंग ए टू फ्रंट वॉर पर आधारित है, जो केविन एम. हाइमेल द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में 6888वीं सेंट्रल पोस्टल डायरेक्टरी बटालियन, एक पूरी तरह से अश्वेत और पूरी तरह से महिला बटालियन के योगदान पर लिखा गया था। ढालना: केरी वाशिंगटन मेजर चैरिटी एडम्स के रूप में, एबोनी ओब्सिडियन लीना डेरिकॉट किंग, डीन नॉरिस जनरल हॉल्ट, सैम वाटरस्टोन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ओपरा विम्फ्रे मैरी मैक्लियोड बेथ्यून के रूप में, सुजैन सारंडन एलेनोर रूजवेल्ट के रूप में, मिलोना जैक्सन कैप्टन कैंपबेल के रूप में, काइली जेफरसन बर्निस बेकर, जॉनी मी के रूप में शनिस शांते, सारा जेफरी डोलोरेस वाशिंगटन, पेपी सोनुगा एलेन व्हाइट के रूप में, जे रीवस प्राइवेट ह्यूग बेल, जीनते गॉडलॉक वेरा, मोरिया ब्राउन इनेज के रूप में, ग्रेग सुल्किन अब्राम डेविड, डोना बिस्को एम्मा डेरिकॉट, बार्जालिने ओडम्स सूजी के रूप में, जेफरी थॉमस जॉनसन कर्नल डेवनपोर्ट के रूप में। उत्पादन: दिसंबर 2022 में यह घोषणा की गई थी कि टायलर पेरी नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म 6888 का लेखन और निर्देशन करेंगे। 3. यह फिल्म इतिहासकार केविन एम. हाइमल के लेख फाइटिंग ए टू फ्रंट वॉर पर आधारित है, जो WWII हिस्ट्री पत्रिका के फरवरी 2019 के अंक में प्रकाशित हुआ था। 4. जनवरी 2023 में केरी वाशिंगटन, सैम वाटरस्टन, सुसान सारंडन और ओपरा विनफ्रे सहित कलाकारों की घोषणा की गई, जिसमें वाशिंगटन भी एक कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल हुए। 5. फिल्मांकन 17 जनवरी 2023 को अटलांटा में शुरू हुआ। 6. फरवरी में लिटिल जर्मनी, ब्रेडफोर्ड और इंपीरियल वॉर म्यूजियम डक्सफोर्ड में भी उत्पादन हुआ। 7. 8. फिल्मांकन 28 मार्च 2023 को सीडर टाउन, जॉर्जिया में हुआ। मुक्त करना: फरवरी 2024 में 6888 को नेटफ्लिक्स के 2024 रिलीज कैलेंडर का हिस्सा बताया गया था, जिसकी एक विशिष्ट तारीख की घोषणा की जानी बाकी है। 10, 11, 12 अगस्त 2024 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म, जिसे अब द 6888 शीर्षक दिया गया है, 6 दिसंबर 2024 को एक सीमित नाटकीय रिलीज में रिलीज होगी, 2 हफ्ते बाद 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग रिलीज के साथ। 13. स्वागत: आलोचनात्मक स्वीकार्यता: द 6888 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 14 आलोचकों की 64% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.5/10 है। 14. वैरायटी के फिल्म समीक्षक पीटर डेब्रूज ने इसे सकारात्मक समीक्षा देते हुए लिखा, द 6888 पेरी को आज तक की उनकी सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान करता है, केवल 2010 की कलाकारों की टुकड़ी वाली मेलोड्रामा फॉर कलर्ड गर्ल्स करीब आती है।
फिल्म में 1 दर्जन या उससे अधिक करियर शुरू करने के लिए पर्याप्त कलाकार हैं, और फिर भी एक प्रदर्शन दूसरों से सिर और कंधे ऊपर है। यह एडम्स के रूप में वाशिंगटन का सशक्त प्रदर्शन होगा, जो अभिमानी सफेद अधिकारियों के खिलाफ खुद को बनाए रखता है। 15 द हॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रैंक शेक ने भी ओब्सिडियन और वाशिंगटन के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे सकारात्मक समीक्षा दी। 16 द गार्जियन के जेसी हेसिंजर ने इसे 2/5 सितारे दिए। पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स 20 नवंबर 2024 मूल स्कोर फीचर फिल्म आरोन जिगमैन मनोनीत 18 सर्वश्रेष्ठ मूल गीत फीचर फिल्म द जर्नी डायने वॉरेन द्वारा प्रस्तुत जीत गया। सिनेमा और टेलीविजन का उत्सव 9 दिसंबर 2024 आइकन पुरस्कार टायलर पेरी जीत गया। 19 अफ्रीकी अमेरिकी फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन 19 फरवरी 2025 बीकन पुरस्कार निकोल अवंस सम्मानित। 20 टायलर पेरी जन्म एमिट पेरी जूनियर 13 सितंबर 1969 एक अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्माता और नाटककार हैं। वह एक सख्त बुजुर्ग महिला माबेल मेडिया सिमंस के निर्माता और कलाकार हैं, और उनके भाई जो सिमंस और उनके भतीजे ब्रायन सिमंस का भी किरदार निभाते हैं। 2, 3, 4 पेरी की फिल्में रूढ़िवादी फिल्म निर्माण तकनीकों से लेकर लाइव स्टेज नाटकों के फिल्माए गए निर्माणों तक की शैली में भिन्न हैं, जिनमें से कई को बाद में फीचर फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। मीडिया की पहली उपस्थिति पेरी के नाटक आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ 1999 में थी, जिसका मंचन शिकागो में हुआ था। पेरी ने 1990 के दशक और 2000 के दशक के प्रारंभ में कई मंचीय नाटक लिखे और उनका निर्माण किया। उनका सफल प्रदर्शन 2005 में फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के साथ आया, जिसे उन्होंने इसी नाम के अपने मंचीय नाटक के रूपांतर के रूप में लिखा और निर्मित किया था। उन्होंने कई टेलीविजन श्रृंखलाएं भी विकसित कीं, विशेष रूप से टायलर पेरी का हाउस ऑफ पेन, जो 2006 से 2012 तक टीबीएस पर 8 सीजन तक चला। 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें मनोरंजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया, जिसने मई 2010 और मई 2011 के बीच $130 मिलियन कमाए। 5 2012 में पेरी ने ओपरा विनफ्रे और उनके ओपरा विनफ्रे नेटवर्क ओन के साथ एक विशेष बहु-वर्षीय साझेदारी की। अपने खुद के प्रोडक्शन के अलावा पेरी को कई हॉलीवुड फिल्मों में कास्ट किया गया है, जिनमें स्टार ट्रेक 2009, एलेक्स क्रॉस 2012, गॉन गर्ल 2014, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, आउट ऑफ द शैडोज 2016, वाइस 2018, दोज हु विश मी डेड 2021 और डोंट लुक अप 2021 शामिल हैं। पेरी ने द स्टार 2017 और पॉ पेट्रोल द मूवी 2021 जैसी एनिमेटेड फिल्मों के लिए वॉयस एक्टिंग भी की है। पेरी की फिल्मों और शो ने कुल मिलाकर $660 मिलियन से अधिक की कमाई की है, और उनकी कुल संपत्ति अनुमानित $1 बिलियन है, 7 जो उन्हें मनोरंजन उद्योग के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाती है। व्यावसायिक सफलता के बावजूद उनकी प्रस्तुतियों को आलोचकों और विद्वानों से आलोचना मिली है, जो मानते हैं कि उनकी फिल्में अफ्रीकी अमेरिकियों के नकारात्मक या आपत्तिजनक चित्रण को बढ़ावा देती हैं। साथ ही आलोचनात्मक स्वागत भी काफी हद तक नकारात्मक है। 8, 9, 10 2020 में पेरी को टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। 11 और उन्हें एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज से गवर्नर अवार्ड मिला। प्रारंभिक जीवन टायलर पेरी का जन्म लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस में एमिट पेरी जूनियर के रूप में हुआ था। उनके पिता विली मैक्सिन पेरी नी कैंपबेल और माता एमिट पेरी सीनियर एक बढ़ी थे। 13 उनके 3 भाई बहन हैं। 14 पेरी के बचपन को पूर्वव्यापी रूप से जीवित नरक के रूप में वर्णित किया गया था। 15 अपने पिता के विपरीत उनकी मां उन्हें हर हफ्ते चर्च ले जाती थीं, जहां उन्हें एक निश्चित शरण और संतोष का एहसास होता था। 15-16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से दूरी बनाने के प्रयास में कानूनी तौर पर अपना पहला नाम एमिट से टायलर में बदल लिया था। कई सालों बाद फिल्म प्रेशियस देखने के बाद पेरी पहली बार यह खुलासा करने के लिए प्रेरित हुए कि 10 साल की उम्र में उनके एक दोस्त की मां ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। 16
इससे पहले भी 3 पुरुषों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी और बाद में उन्हें पता चला कि उनके अपने पिता ने उनके दोस्त के साथ छेड़छाड़ की थी। 17 पेरी द्वारा लिए गए डीएनए परीक्षण से संकेत मिला कि एमिट सीनियर पेरी के जैविक पिता नहीं थे। 18 पेरी ने हाई स्कूल पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट (जीईडी) की डिग्री हासिल की। 19 अपने शुरुआती 20 के दशक में द ओपरा विनफ्रे शो का एक एपिसोड देखते हुए उन्होंने किसी को कभी कभी लिखने के कार्य के चिकित्सीय प्रभाव का वर्णन करते हुए सुना, जिससे लेखक को अपनी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। इस टिप्पणी ने उन्हें लेखन में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जल्द ही खुद को पत्रों की एक श्रृंखला लिखना शुरू कर दिया, जो संगीत में आई नो आईव बीन चेंजर का आधार बन गया। आजीविका अवस्था 1990 के आसपास पेरी अटलांटा चले गए, जहां 2 साल बाद आई नो आई है बीन चेंजर को पहली बार एक सामुदायिक थिएटर में प्रदर्शित किया गया, जिसका वित्तपोषण 22 वर्षीय पेरी की जीवन भर की बचत $12,000 2023 में $27,986 के बराबर से किया गया था। 21 नाटक में क्षमा, सम्मान और आत्ममूल्य के ईसाई विषयों को शामिल किया गया था, जबकि बाल शोषण और बेकार परिवारों जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया था। संगीतमय को शुरू में कम से कम तारकीय स्वागत मिला और यह एक वित्तीय विफलता थी। 22 पेरी ने दृढ़ता दिखाई और अगले 6 वर्षों में उन्होंने बार बार संगीत को फिर से लिखा, हालांकि समीक्षाएं निराशाजनक रहीं। 1998 में 28 वर्ष की आयु में वे नाटक को फिर से तैयार करने और अटलांटा में इसे फिर से मंचित करने में सफल रहे, पहले हाउस ऑफ ब्लूज में, फिर फॉक्स थिएटर में। पेरी ने नए स्टेज प्रोडक्शन बनाना जारी रखा, उनके साथ तथाकथित चिटलिन सर्किट पर दौरा किया, जिसे अब शहरी थिएटर सर्किट 1 के रूप में भी जाना जाता है, और अफ्रीकी अमेरिकी दर्शकों के बीच एक बड़ा, समर्पित अनुसरण विकसित किया। 2005 में फोर्ब्स ने बताया कि उन्होंने $100 मिलियन से अधिक टिकट अपने शो के वीडियो में $30 मिलियन और अनुमानित $20 मिलियन का माल बेचा, और हर साल उनके द्वारा निर्मित 300 लाइव शो में औसतन 35,000 लोग एक सप्ताह में भाग लेते हैं। 21 पतली परत पेरी ने अपनी पहली फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के लिए फंड जुटाने के लिए अपने स्टेज प्रोडक्शन की टिकट बिक्री से $5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट जुटाया। 23 जिसने घरेलू स्तर पर $50.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जबकि फिल्म समीक्षा वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 16% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की। 24 पेरी ने अपनी अगली फिल्म मेडीज फैमिली रियूनियन के रूपांतरण से निर्देशन की शुरुआत की और अपनी सभी बाद की मीडिया फिल्मों का निर्देशन किया है। अपने शुरुआती सप्ताहांत में 24 से 26 फरवरी 2006 को मेडियाज फैमिली रियूनियन ने बॉक्स ऑफिस पर $30.3 मिलियन के साथ नंबर 1 स्थान पर शुरुआत की। फिल्म ने अंततः $65 मिलियन की कमाई की। पेरी और उनके सहकलाकारों ने द ओपरा विनफ्रे शो, पेरी की अगली लायंसगेट परियोजना डैडीज लिटिल गर्ल्स में गैब्रियल यूनियन और इद्रीस एल्बा ने अभिनय किया और यह 14 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसने $31 मिलियन से अधिक की कमाई की। 26 पेरी ने अपनी अगली फिल्म व्हाई डिड आई गेट मैरिड लिखी, निर्देशित, निर्मित और अभिनय किया, जो 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई। यह उस सप्ताहांत यूनस 21.4 मिलियन की कमाई करते हुए नंबर 1 पर खुली। यह मोटे तौर पर उनके इसी नाम के नाटक पर आधारित है। फिल्मांकन 5 मार्च 2007 को व्हिस्लर, ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुआ, जो वैंकूवर के उत्तर में एक रिसॉर्ट शहर है। फिर अटलांटा ले जाया गया, जहां पेरी ने अपना स्टूडियो खोला था। जेनेट जैक्सन, शेरोन लील, जिल स्कॉट और ताशा स्मिथ फिल्म में दिखाई दिए। 27 द फैमिली दैट प्रीज 12 सितंबर 2008 को रिलीज हुई और इसने $37.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 28 मीडिया गोज टू जेल 20 फरवरी 2009 को नंबर 1 पर खुली, जिसने $41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। यह पेरी की लायंसगेट एंटरटेनमेंट के साथ 7वीं फिल्म थी। निर्देशक जे अब्राम्स के अनुरोध पर 29 2009 में भी पेरी ने स्टार ट्रेक में स्टारफ्लेट अकादमी कमांडेंट एडमिरल बार्नेट के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई, जो 8 मई को खुली। यह उनकी अपनी परियोजनाओं के बाहर पहली फिल्म उपस्थिति थी। पेरी ने अगली बार आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ
2009 लिखी, निर्देशित की और उसमें अभिनय किया। यह फिल्म उनके मीडिया चरित्र के यह पेरी की 8वीं फिल्म थी और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 स्थान हासिल किया। 2 अप्रैल 2010 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। इसमें जेनेट जैक्सन, ताशा स्मिथ, जिल स्कॉट और मलिक योबा ने अभिनय किया। फिल्म ने घरेलू स्तर पर $60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जिसमें शुरुआती सप्ताहांत में $29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। 32 पेरी 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2010 में पेरी ने नटोजेक शांगे की 1975 की कोरियोपोम फॉर कलर्ड गर्ल्स हु है कंसिडर्ड सुसाइड व्हेन द रेनबो इज एनफ का फिल्म रूपांतरण निर्देशित किया, जो 5 नवंबर 2010 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 33 वे स्टेज शो मैरिज बिग हैप्पी फैमिली में दिखाई दिए, जो एक स्टेज प्ले के रूप में अमेरिका में घूमा और 2011 में एक फिल्म के रूप में रिलीज किया गया, जिसे पेरी ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया। मैरिज बिग हैप्पी फैमिली के फिल्म संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर 25.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो दूसरे स्थान पर रही। 34 लायंसगेट के साथ पेरी की अगली फिल्म गुड डीड्स थी, जिसमें पेरी मुख्य किरदार वेस्ली डीड्स की भूमिका में है। गुड डीड्स एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे पेरी ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह फिल्म 24 फरवरी 2012 को रिलीज हुई थी। यह उन 11 फिल्मों में से 10वीं है, जिनका निर्देशन और जिनमें पेरी ने अभिनय किया है। फिल्म को रिव्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज द्वारा 29% रेटिंग मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15.5 मिलियन की कमाई की। 35 फिल्म में थांडी न्यूटन, रेबेका रोमिजन, गैब्रियल यूनियन, एडी सिब्रियन, जेमी कैनेडी, फिलिसिया रशद और अन्य भी हैं। टाइलर पेरी स्टूडियोज। मुख्य लेख टाइलर पेरी स्टूडियोज। 2015 में पेरी ने अटलांटा में स्थित 330 एकड़ 130 हेक्टेयर के पूर्व सैन्य बेस फोर्ट मैकफरसन का अधिग्रहण किया, जिसे उन्होंने स्टूडियो में बदल दिया। 59 स्टूडियो का उपयोग HBO फिल्म्स ओडब्ल्यूएन फिल्म संस्करण द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरिटा लैक्स के फिल्मांकन के लिए किया गया था और वर्तमान में टेलीविजन श्रृंखला द वॉकिंग डेड के लिए उपयोग में है। 59-60 साइट के 50,000 वर्ग फुट 4,600 मीटर 2 स्थायी सेटों के लिए समर्पित हैं, जिसमें एक लग्जरी होटल लॉबी की प्रतिकृति, व्हाइट हाउस प्रतिकृति, 16,000 वर्ग फुट 1,500 मीटर 2 हवेली, एक नकली सस्ता होटल, ट्रेलर पार्क सेट और एक वास्तविक 1950 के दशक की शैली का भोजनशाला। यह मनोरंजन उद्योग में अत्यधिक सफल अफ्रीकी अमेरिकियों के नाम पर 12 ध्वनि चरणों की मेजबानी भी करता है। 60 ब्लॉकबस्टर मार्वल फिल्म ब्लैक पैंथर टाइलर पेरी स्टूडियो में नए चरणों में से एक पर फिल्माया जाने वाला पहला था, जैसा कि पेरी ने 19 फरवरी 2018 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर व्यक्तिगत रूप से घोषित किया था। 61 टाइलर पेरी स्टूडियो देश के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक है और इसने पेरी को टिम और डेफ्ने रीड के बाद एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो का मालिक बनने वाले दूसरे अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में स्थापित किया। 62-63 वायाकॉम CBS। 14 जून 2017 को पेरी ने 90 एपिसोड सालाना ओरिजिनल ड्रामा और कॉमेडी सीरीज के लिए वायाकॉम, अब वायाकॉम CBS के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वायाकॉम के पास शॉर्ट वीडियो कंटेंट और फिल्म कॉन्सेप्ट पर पहली नज़र के वितरण अधिकार भी होंगे। इस सौदे से पहली फिल्म नोबडीज फूल थी। टीवी डील 2019 की शुरुआत में द ओवल, सिस्टास और BET प्लस, एक नई स्ट्रीमिंग सेवा, के प्रीमियर के साथ हुई, जिसमें BET की रेटिंग बहुत अच्छी रही। 64 पुस्तकें। 2006 में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर करते हुए पेरी की पहली किताब डोंट मेक अ ब्लैक वुमन टेक ऑफ हर ईयररिंग्स, मैरिज अनइनहिबिटेड कमेंट्रीज ऑन लव एंड लाइफ, 11 अप्रैल 2006 को प्रकाशित हुई। इस किताब की 30,000 प्रतियां बिकीं। 65 हार्डकोर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर पहुंच गया और 12 सप्ताह तक सूची में बना रहा। इसे 2006 क्विल अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर बेस्ट ह्यूमर बुक चुना गया। 66 उनकी दूसरी पुस्तक हायर इज वेटिंग 14 नवंबर 2017 को प्रकाशित हुई थी। यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 5वें नंबर पर शुरू हुई। 67 कानूनी कार्यवाही। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पश्चिम। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट ने नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड
NLRB के साथ अनुचित श्रम अभ्यास के आरोप दायर किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि पेरी की प्रोडक्शन कंपनी टाइलर पेरी स्टूडियोज ने यूनियन कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश करने के लिए प्रतिशोध में अक्टूबर 2008 में 4 लेखकों को गैरकानूनी तरीके से निकाल दिया। 68 विवाद 1 महीने बाद सुलझा लिया गया जब TPS ने WGA हस्ताक्षरकर्ता बनने पर सहमति व्यक्त की। 69 मनी टैक्स 2009 की शुरुआत में पेरी ने टेनेसी के मेम्फिस में स्थित एक कर तैयारी कंपनी मनी टैक्सेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, क्योंकि उसने एक टीवी विज्ञापन चलाया था जिसमें उसे लगा कि उसके काम की अपमानजनक रूप से पैरोडी की गई है, विशेष रूप से मीडिया गोज टू जेल। विज्ञापन में एक बड़े आकार के श्वेत पुरुष जॉन कोवान को ड्रैग में दिखाया गया है, जिसका नाम मामेडिया है। आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रचलन से हटा दिया गया। 70 स्वागत आलोचना टाइलर पेरी की फिल्में गहन जांच के दायरे में आ गई हैं। कई जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि उनकी फिल्में आक्रामक और नकारात्मक अफ्रीकी अमेरिकी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं। लेखक डोनाल्ड बोगल ने एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मीडिया का संबंध पुरानी माँ जैसी है। वह माँ जैसी है। अगर कोई श्वेत निर्देशक इस उत्पाद को पेश करता है तो अश्वेत दर्शक हैरान हो जाएंगे। 71 नेशनल पब्लिक रेडियो पर पेरी को लिखे एक खुले पत्र में पत्रकार जमीला लेमियक्स ने पेरी को कैमरे के सामने और पीछे अश्वेत लोगों को काम देने के लिए धन्यवाद देते हुए उनके शो मीट द ब्राउन्स और हाउस ऑफ पेन की भी आलोचना की। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि आपके दोनों शो पुराने स्टीरियोटाइप से भरे हुए हैं, जिसमें मूर्ख, नपुंसक अश्वेत पुरुष और असभ्य, चुलबुली अश्वेत महिलाएं हैं। जबकि उन्होंने उनके काम को उसके हास्य और आत्मसम्मान, प्रेम और सम्मान के सकारात्मक संदेशों के लिए सराहा। उन्होंने बाद में निराशा व्यक्त की कि अफ्रीकी अमेरिकियों को बार बार खुद की एक ही छवि खिलाई गई है क्योंकि वे बिकते हैं। 72 लेमियक्स ने अपने प्रसिद्ध मीडिया चरित्र को खारिज करते हुए दावा किया कि उसके माध्यम से देश ने अश्वेत समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक पर हंसा है। मदर डियर, प्यारी मातृसत्ता, हमारी माताएं और दादियां इससे कहीं अधिक की हकदार हैं। आलोचकों की नकारात्मक टिप्पणियों को खारिज करने के लिए उन्होंने पेरी की सराहना की। लेमियक्स ने दावा किया कि कई अश्वेत लोगों ने आपके काम के बारे में कुछ ऐसे ही दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं जो श्वेत आलोचकों ने व्यक्त किए हैं, और उनसे आग्रह किया कि आलोचकों को नफरत करने वाले के रूप में खारिज करना बंद करें और महसूस करें कि अश्वेत लोगों को नई कहानियों और नए कहानीकारों की आवश्यकता है। 72 स्पाइक ली की टिप्पणियां 2006 में पेरी की प्रशंसा करने के बावजूद निर्देशक स्पाइक ली ने 2009 में उनके काम की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक कलाकार को अपने कलात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आज भी बहुत सी चीजें हैं जो मूर्खतापूर्ण तमाशा हैं। और जॉन सिंगटन के काम और सामग्री के साथ साथ मिरेकल एट सेंट अन्ना 2008 सहित उनके अपने काम पर प्रकाश डाला, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बफेलो सोल्जर्स के रूप में जाने जाने वाले अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों की वीरता को दर्शाता है। 73 समय की आवश्यकता जब पूछा गया कि क्या पेरी की अश्वेत दर्शकों के बीच सफलता सिर्फ अश्वेत अमेरिका को वह देने का नतीजा थी जो वे चाहते थे, तो ली ने जवाब दिया, छवि परेशान करने वाली है। उद्धरण की आवश्यकता अक्टूबर 2009 में 60 मिनट के साक्षात्कार के दौरान पेरी को उनके काम के बारे में स्पाइक ली की टिप्पणियों का एक उद्धरण पढ़ा गया और उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपने प्रशंसकों के बीच यह आलोचना पढ़ना अच्छा लगेगा। इससे मुझे गुस्सा आता है। यह बहुत अपमानजनक है। यह इस तरह का रवैया है जो हॉलीवुड को यह सोचने पर मजबूर करता है कि ये लोग मौजूद नहीं हैं और इसीलिए उनके लिए हमसे बात करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। पेरी ने यह भी कहा कि ये सभी चरित्र चारा हैं, निहत्थे, आकर्षक, आपको हंसाने वाला चारा। मैं मीडिया को किसी चीज पर थप्पड़ मार सकता हूं और भगवान, प्यार, विश्वास, क्षमा, परिवार, इनमें से किसी के बारे में बात कर सकता हूं। 74 हिप हॉलीवुड के साथ एक साक्षात्कार में पेरी ने स्पाइक ली की टिप्पणियों का जवाब देते हुए उन्हें भाड़ में जाओ कहा। जून 2011 तक पेरी की फिल्मों ने दुनिया भर में $500 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। 37
पेरी की मीडिया विटनेस प्रोटेक्शन मीडिया फ्रेंचाइजी के भीतर उनकी 7वीं फिल्म 29 जून 2012 को रिलीज हुई थी। पेरी ने श्रृंखला की एक नई फिल्म के लिए मॉर्गन फ्रीमैन से जेम्स पैटरसन के एलेक्स क्रॉस की भूमिका संभाली, जिसका शीर्षक एलेक्स क्रॉस था। 19 अक्टूबर 2012 को खुली यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा खराब कर दी गई। रॉटन टोमाटोज स्कोर क्रमशः 11% और 47% सकारात्मक थे और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। 39 उनके प्रदर्शन ने निर्देशक डेविड फिंचर का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने बाद में पेरी को 2014 की थ्रिलर गॉन गर्ल में कास्ट किया, जिसमें उनके साथ बेन एफ्लेक, रोजामुंड पाइक और नील पैट्रिक हैरिस थे। पेरी ने अपनी 13वीं फिल्म टेम्पटेशन कन्फेशंस ऑफ ए मैरिज काउंसलर, उसी नाम के उनके 2008 के नाटक पर आधारित, को 29 मार्च 2013 को रिलीज किया। फिल्म में लांस ग्रॉस, जुर्नी स्मोलेट, ब्रांडी नॉरवुड, रॉबी जोन्स, वेनेसा ए. विलियम्स और किम कार्दशियन ने अभिनय किया है। उन्होंने टाइलर पेरी प्रेजेंट्स पीपल्स का निर्माण किया, जो 10 मई 2013 को रिलीज हुई। 40 वह 13 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई ए मैडी क्रिसमस के साथ बड़े पर्दे पर लौटे। 41 पेरी ने फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब का निर्देशन किया, जो 14 मार्च 2014 को खुली। उनकी पहली एनिमेटेड फिल्म मैडीज टफ लव 20 जनवरी 2015 को डीवीडी पर रिलीज हुई। 42 जनवरी 2016 के मध्य में पेरी ने अपनी 17वीं फिल्म और मीडिया फ्रेंचाइजी की नवीं फिल्म बू ए मीडिया हैलोवीन की शूटिंग शुरू की। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी। एक सीक्वल बू 2 ए मीडिया हैलोवीन अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई थी। पेरी ने ओपरा विंफ्रे के साथ द स्टार नामक अपनी पहली एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज दी, जो कि जीसस की जन्मभूमि पर आधारित है। सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा विकसित यह फिल्म 17 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी। 43 फिल्म साझेदारी और वितरण पेरी की फिल्मों का सनिर्माण और वितरण लायंस गेट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता है। वह कॉर्पोरेट नाम टाइलर पेरी फिल्म्स के तहत पूर्ण कॉपीराइट स्वामित्व रखता है और सभी शीर्षकों के सामने अपना नाम रखता है। 44 पेरी की फिल्मों को उत्तरी अमेरिका के बाहर बहुत सीमित रिलीज मिली है, लेकिन मई 2010 में लायंसगेट ने यूनाइटेड किंगडम में उनकी फिल्मों को रिलीज करने की योजना की घोषणा की। 45 टेलीविजन कार्यक्रम पेरी ने लंबे समय से चलने वाले सिटकॉम टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन का निर्माण किया, जो 21 जून 2006 से 10 अगस्त 2012 तक 8 सीजन तक चला। श्रृंखला 3 पीढ़ियों के एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार का अनुसरण करती है। शो ने परिवार के सदस्यों के विश्वास और प्रेम के साथ गंभीर, सच्चे जीवन के संघर्षों को प्रदर्शित किया। शो 2006 के वसंत में 10 शो के पायलट के रूप में चला। सफल पायलट रन के बाद पेरी ने टीबीएस के साथ $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर 100 एपिसोड का सौदा किया। 6 जून 2007 को टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन के पहले 2 एपिसोड टीबीएस पर चले। उच्च रेटिंग प्राप्त करने के बाद हाउस ऑफ पेन ने प्रसारण सिंडिकेशन में प्रवेश किया। पेरी ने सिटकॉम मीट द ब्राउन्स का लेखन, निर्देशन और निर्माण भी किया, जिसका प्रीमियर 7 जनवरी 2009 को टीबीएस पर हुआ और 18 नवंबर 2011 को समाप्त हुआ। 46 ओन और ओपरा के साथ साझेदारी 2009 में पेरी ने ओपरा विंफ्रे और ली डेनियल के साथ मिलकर प्रीशियस सैफायर के उपन्यास पुश पर आधारित फिल्म का सहनिर्माण किया। इस फिल्म का निर्देशन डेनियल ने किया था और इसमें गैबोरे सिदीबे और मोनिक ने अभिनय किया था। फिल्म का प्रचार करते समय ओपरा ने एक साक्षात्कारकर्ता से कहा, मुझे लगता है कि पेरी मजबूत, अश्वेत महिलाओं द्वारा बड़ा हुआ है और वह जो कुछ भी करता है वह वास्तव में उसी का जश्न मनाने के लिए होता है। मुझे लगता है कि मीडिया वास्तव में यही है, उन सभी मजबूत अश्वेत महिलाओं का संकलन जिन्हें मैं जानता हूं और शायद आप भी जानते हैं, और इसलिए यह काम करता है क्योंकि लोग खुद को देखते हैं। 47 2 अक्टूबर 2012 को पेरी ने ओपरा विंफ्रे और उनके ओपरा विंफ्रे नेटवर्क ओन के साथ एक विशेष बहुवर्षीय साझेदारी की। यह साझेदारी मुख्य रूप से स्क्रिप्टेड टेलीविजन को ओन में लाने के उद्देश्य से थी। पेरी को इस विभाग में पहले भी सफलता मिली थी। 6 टाइलर पेरी की फॉर बेटर और वर्से उनकी फिल्मों व्हाई डिड आई गेट मैरिड और व्हाई डिड आई गेट मैरिड 2 पर आधारित 25 नवंबर 2011 को टीबीएस पर प्रीमियर हुई।
श्रृंखला को फरवरी 2013 में टीबीएस द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन तीसरे सीजन के लिए ओडब्ल्यूएन द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जो 18 सितंबर 2013 को शुरू हुआ था। 48-49 पेरी की ओन पर प्रदर्शित 2 अन्य टेलीविजन सीरीज थीं, घंटे भर का सोप ओपेरा बटा ड्रामा सीरीज द है वस एंड द है व नॉट्स और सिटकॉम लव थाय नेबर। द है वस एंड द है व नॉट्स का प्रीमियर 28 मई 2013 को हुआ और इसने 8 सीजन के बाद 20 जुलाई 2021 को अपनी सीरीज का रन पूरा किया। 50 इस कार्यक्रम को ओपरा विन्फ्रे ने अपने नेटवर्क में सफलता लाने का श्रेय दिया और ओन के लिए कई अन्य उच्च श्रेणी के ड्रामा के लिए द्वार खोले। अपनी सीरीज चलाने के दौरान द है वस एंड द है व नॉट्स ने ओन प्रसारण स्टेशन के लिए कई नीलसन रेटिंग हाई प्राप्त की। 2 मई 2013 को बताया गया कि द है वस एंड द है व नॉट्स ने ओन के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। 53 द है वस एंड द है व नॉट्स ने ओन को 8 साल की श्रृंखला के दौरान अपनी कुछ उच्चतम रेटिंग दी। 54 कार्यक्रम को ओन की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक के रूप में सराहा गया, जिसमें साबुन के मजे की साप्ताहिक खुराक विशिष्ट विश्वासघात, प्रेम संबंधों और चालाकी से भरी हुई थी। 55 इसके विपरीत लव थी नेबर को रेटिंग में संघर्ष करना पड़ा। द है एंड द है व नॉट्स अपने अधिकांश समय तक नेटवर्क का सर्वोच्च रेटेड कार्यक्रम रहा। 56-57 4 फरवरी 2014 को द है वस एंड द है व नॉट्स रात के लिए केबल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम के रूप में सामने आया। 58-11 मार्च 2014 को ए वस एंड द है व नॉट्स सीजन 2 के एपिसोड ने एक ओन रिकॉर्ड बनाया जब इसने नेटवर्क के इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग हासिल की। रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस एपिसोड ने 3.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया, जो बॉबी क्रिस्टीना के साथ ओपरा के नेक्स्ट चैप्टर के साक्षात्कार के लिए 3.5 मिलियन से आगे निकल गया, जो नेटवर्क का पिछला उच्चतम रेटेड दृश्य था। 9 जनवरी 2014 को पेरी की ओन के साथ निरंतर साझेदारी के हिस्से के रूप में नेटवर्क ने फीचर फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब पर आधारित अपनी चौथी स्क्रिप्टेड सीरीज और पेरी द्वारा चौथी सीरीज का आदेश दिया, जिसका नाम इफ लविंग यू इज रॉन्ग था। घंटे भर की ड्रामा सीरीज का प्रीमियर 9 सितंबर 2014 को हुआ। द बूनडॉक्स और अटलांटा पेरी को द बूनडॉक्स एपिसोड पॉज में मजाकिया अंदाज में पेश किया गया था। विंस्टन जेरोम का किरदार पेरी की पैरोडी है। एपिसोड में जेरोम का किरदार माड्यूक्स है, जिसे वह क्रॉस रेसिंग के जरिए चित्रित करता है, जो पेरी के मीडिया के समान है। 76 लॉस एंजल्स टाइम्स के ग्रेग ब्रेक्सटन ने पॉज को पेरी की सबसे तीखी सार्वजनिक आलोचनाओं में से एक बताया। इस एपिसोड ने कथित तौर पर पेरी को नाराज कर दिया, जिन्होंने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने की धमकी दी, जिसकी उस समय नेटवर्क टीबीएस पर 2 सीरीज थीं, टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन और मीट द ब्राउन। एपिसोड को प्रचलन से हटा दिया गया। 77 डोनाल्ड ग्लोवर ने कथित तौर पर एफएक्स सीरीज अटलांटा में पेरी पर निशाना साधा था। एपिसोड का शीर्षक वर्क एथिक एक ट्वीट से आया है, जिसमें पेरी ने उस सीजन के लिए लिखी गई सभी स्क्रिप्ट का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसका शीर्षक था वर्क एथिक। चलो 2020 को प्राप्त करें। एपिसोड में एक महिला और उसकी बेटी एक निजी और रहस्यमय व्यक्ति द्वारा संचालित टीवी स्टूडियो में पहुंचती हैं, जिसे मिस्टर चॉकलेट के नाम से जाना जाता है। मां को जल्द ही डर लगता है कि उसकी बेटी का मिस्टर चॉकलेट द्वारा शोषण किया जा सकता है। दर्शकों और आलोचकों ने जल्दी ही यह निष्कर्ष निकाला कि यह एपिसोड पेरी और अटलांटा में उनके स्टूडियो चलाने के तरीके का व्यंग्य कर रहा था। 78-79 वल्चर के इलेफे ओकांटा ने अपनी समीक्षा लिखी, अटलांटा में पेरी के अपने 330 एकड़ के स्टूडियो की तरह मिस्टर चॉकलेट स्टूडियो कई साउंड स्टेज और ऑफिस स्पेस के साथ एक विशाल जगह है, और आगे कहा, अटलांटा और पेरी के कई आलोचक हमसे 2 सवाल पूछते हैं। क्या हम अश्वेत लोगों को हर उस चीज का समर्थन करना चाहिए जो काली है? और क्या पेरी का हमारा उथला चित्रण अच्छे से ज्यादा नुकसान करता है? 80 लेखकों के लिए कमरों की कमी 6 जनवरी 2020 को पेरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे अपनी फिल्मों और टीवी शो के लिए राइटर्स रूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपना काम खुद लिखना पसंद करते हैं। 81 पेरी को उभरते हुए अश्वेत लेखकों को अवसर न देने के लिए कई आउटलेट और मनोरंजन जगत की हस्तियों से आलोचना मिली।
उस महीने के अंत में पेरी ने एक साक्षात्कार में जवाब दिया कि उन्होंने डब्ल्यूजीए लेखकों और गैरसंघ लेखकों दोनों के साथ काम करते समय समस्याओं का अनुभव किया था। उनका दावा है कि डब्ल्यूजीए लेखक ऐसी स्क्रिप्ट प्रस्तुत करते थे जिन्हें कई बार भुगतान पाने के लिए फिर से लिखना पड़ता था। उन्होंने यह भी कहा कि गैरसंघ लेखकों ने गुणवत्ता के उनके मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और वे उनके द्वारा लिखी गई हर एक स्क्रिप्ट से नाखुश थे क्योंकि वे आवाज से बात नहीं कर रहे थे। 82 टाइलर पेरी के लिए समर्थन। द ग्रियो और एमएसएनबीसी के गोल्डी टेलर ने 21 अप्रैल 2011 को एनपीआर ऑल थिंग्स कंसिडर्ड साक्षात्कार में पेरी के लक्षित दर्शकों के बारे में कहा, मुझे नहीं लगता कि टाइलर पेरी टूरे से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह सीधे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे चचेरे भाई बहनों से बात कर रहे हैं और उनकी ज़रूरत के समय उनसे मिल रहे हैं, और यही कला और फिल्म निर्माण है। 83 अपने हफिंगटन पोस्ट संपादकीय में समाजशास्त्री शाइन ली ने पेरी को आज के सबसे नवीन फिल्म निर्माताओं की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। 84 व्यक्तिगत जीवन। पेरी जेनेट जैक्सन, विल स्मिथ और ओपरा विम्फ्रे की अच्छी दोस्त हैं। 85 पेरी एक ईसाई हैं। 86 उनके काम के कई विषय धर्मशास्त्र और सामाजिक व्यवहार को दर्शाते हैं जो मुख्य रूप से काले चर्च संस्कृति का संकेत देते हैं, जैसे कि उनके मंच और स्क्रीन दोनों कामों में कई दृश्य जो चर्च की सेटिंग और पूजा शैलियों को दिखाते हैं जो आमतौर पर मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी चर्चों में पाए जाते हैं, जिसमें सुसमाचार संगीत और कलाकारों के शोकेस शामिल हैं। 87 20 जुलाई 2009 को पेरी ने फिलाडेल्फिया डे कैंप के 65 बच्चों को वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए प्रायोजित किया, यह पढ़ने के बाद कि एक उपनगरीय तैराकी क्लब हंटिंगडन वैली, पेंसिल्वेनिया में वैली स्विम क्लब ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था। 88 उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा, मैं चाहता हूं कि वे जानें कि हर बुरे काम के लिए जो कुछ लोग आपके खिलाफ करेंगे, ऐसे लाखों लोग हैं जो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। 89 8 दिसंबर 2009 को पेरी की मां विली मैक्सिन पेरी का 64 साल की उम्र में बीमारी के बाद निधन हो गया। 90 91 वह साउथवेस्ट अटलांटा में रहते हैं और काम करते हैं, जहां वह टाइलर पेरी फिल्म और टीवी स्टूडियो संचालित करते हैं। 92 अगस्त 2010 में यह बताया गया कि उन्होंने जॉन्स क्रीक के अटलांटा उपनगर में 58 एकड़ 23 हेक्टेयर की संपत्ति डीन गार्डन खरीदी थी। उन्होंने मौजूदा 32,000 वर्ग फुट 3,000 मीटर 2 की हवेली को गिरा दिया और संपत्ति पर एक नया पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन कभी नहीं बनाया। 93 94 30 नवंबर 2014 को पेरी की पार्टनर गेलिला बेकेले ने उनके बेटे अमन को जन्म दिया। 95 96 दिसंबर 2020 में पेरी ने घोषणा की कि वह सिंगल बैचलर हैं। 97 7 मार्च 2021 को प्रिंस हैरी, ड्यूक ऑफ ससेक्स और मेघन, डचेस ऑफ ससेक्स ने ओपरा विद मेघन एंड हैरी नामक टेलीविजन साक्षात्कार में सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि पेरी ने 3 महीने के लिए प्रारंभिक सुरक्षा और आवास प्रदान किया, जिससे दंपति को मार्च 2020 में अपने ब्रिटिश शाही संरक्षण के वापस लेने के बाद कनाडा से कैलिफोर्निया में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित होने की अनुमति मिली। 98 99 पेरी उनकी बेटी ससेक्स की राजकुमारी लिलीबेट के गॉडफादर भी हैं। 100 स्टीफन ट्विच बॉस की मौत के बाद पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने अवसाद के साथ अपने संघर्ष के बारे में बात की और खुलासा किया कि अपने करियर को आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था। 101 उड़ान के अपने डर पर काबू पाने के लिए पेरी ने उड़ान प्रशिक्षण लिया और एक निजी पायलट प्रमाणपत्र प्राप्त किया। वह एक सिरस SR-22T विमान उड़ाता है। संपत्ति 2007 में पेरी ने अटलांटा के बखेड़ के पेस पड़ोस में 17 एकड़ 7 हेक्टेयर की संपत्ति 103 खरीदी। 104 105 मई 2016 में उन्होंने घर को $17.5 मिलियन में बेच दिया, जो जॉर्जिया की राजधानी में एक निजी घर के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौदा भी था। 106 2013 में उनकी कंपनी ETPC LLC ने जॉर्जिया के डगलस काउंटी के न्यू मैनचेस्टर, जॉर्जिया क्षेत्र में लगभग 1,100 एकड़ 4.5 किलोमीटर 2 खरीदा। 107 सितंबर 2017 में
पेरी ने लॉस एंजल्स में एक गेटेड समुदाय मुल्होलैंड एस्टेट्स में एक घर खरीदा। 108 संपत्ति खरीदने के 9 महीने बाद पेरी ने संपत्ति $15.6 मिलियन में बेच दी। 109 पेरी के पास व्योमिंग और बहामास दोनों में अवकाश संपत्तियां हैं। 110 पेरी के पास जॉर्जिया के डगलसविले में 2100 एकड़ 8.5 किलोमीटर 2 की संपत्ति है, जिसमें 40,000 वर्ग फुट 3,700 मीटर 2 का शैटोइस घर और एक हवाई पट्टी शामिल है। निकोल ए अवंत, जन्म 6 मार्च 1968, एक अमेरिकी निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 2009 से 2011 तक बहामास में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजदूत के रूप में कार्य किया। जीवनी, कैरियर का आरंभ। निकोल अवंत क्लेरेंस और जैकलीन अवंत की बेटी हैं। उनके पिता, जिन्हें द ब्लैक गॉडफादर के नाम से जाना जाता है, मोटाउन रिकॉर्ड्स के चेयरमैन थे। निकोल का जन्म उनकी मां के 28वें जन्मदिन पर हुआ था। 2 उनके बचपन के दौरान जिमी कार्टर, टॉम ब्रैडली, ग्रे डेविस और जेरी ब्राउन हॉलीवुड में परिवार की संपत्ति पर अक्सर आते थे। 3 निकोल अवंत ने 1986 में बेवली हिल्स हाई स्कूल से और 1990 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज से संचार में बीए की डिग्री हासिल की। उद्धरण वांछित, उन्होंने लॉस एंजल्स में A&M रिकॉर्ड्स के प्रमोशन डिवीजन के लिए काम करते हुए अपना करियर शुरू किया। 1988 में उन्हें अपने पिता की संगीत कंपनी इंटीरियर म्यूजिक पब्लिशिंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 3 2006 में अवंत ने संस्कृति कैबिनेट को लॉन्च करने में मदद की और बराक ओबामा 2008 के राष्ट्रपति अभियान चार्ल्स रिवकिन के साथ के लिए दक्षिणी कैलिफोर्निया वित्त सहाध्यक्ष बनने से पहले टेनेसी में हेरोल्ड फोर्ड जूनियर के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम आयोजित किए, जबकि उनके पिता हिलेरी क्लिंटन के लिए धन जुटा रहे थे। 4-3 बहामास में अमेरिकी राजदूत। 16 जून 2009 को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अवंत को बहामास में संयुक्त राज्य अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया था। उन्होंने 22 अक्टूबर 2009 को शपथ ली और 21 नवंबर 2011 तक सेवा की। 5-6-7 41 साल की उम्र में वह बहामास में पहली अश्वेत महिला और सबसे कम उम्र की अमेरिकी राजदूत थीं। 4 अपने कार्यकाल के दौरान अवंत को अनुकरणीय राजनयिक सेवा के लिए विदेश विभाग के सू.एम. कॉप पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 8-9 बहामास में अपने कार्यकाल के दौरान अवंत ने विकलांग लोगों के लिए स्थानीय वकालत समूहों के साथ काम किया। उन्होंने स्पेशल ओलंपिक बहामास के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिस और फ्रांसिस्का श्राइवर की मेजबानी की। 10 उन्होंने मैजिक जॉनसन को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार पर सलाह देने के लिए बहामास चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी लाया। 4 बहामास में अमेरिकी दूतावास पर स्टेट डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट में राजदूत और दूतावास की प्रशंसा की गई और कहा गया कि मिशन बहामास में बड़ा और विविधतापूर्ण कानून प्रवर्तन समुदाय राजदूत के नेतृत्व में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने के लिए एक साथ मिलकर काम करता है। 11 रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राजदूत और मिशन के नए उपप्रमुख, जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया था, अकार्यात्मक नेतृत्व और प्रबंधन की अवधि से मजबूती से उभर रहे हैं। 11 इंस्पेक्टर जनरल ने रिपोर्ट की कि अवंत अक्सर दूतावास से दूर रहती थीं और अक्सर लॉस एंजल्स में अपने घर से आती जाती रहती थीं। जब वह बहामास में थीं, तो वह अक्सर दूतावास में काम करने के बजाय अपने निवास स्थान पर स्थित कार्यालय से काम करती थीं। अवंत 19 नवंबर 2009 से 19 सितंबर 2011 तक 670 दिनों की अवधि के दौरान 276 दिनों के लिए अपने पद से अनुपस्थित रहीं, औसतन 12 दिन प्रति माह। 276 दिनों में 102 व्यक्तिगत अवकाश दिन शामिल हैं। उन्होंने 77 कार्य दिवसों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा भी की, जिसे उन्होंने व्यवसाय के रूप में पहचाना, जिसमें 23 दिन आधिकारिक यात्रा आदेश के रूप में थे। रिपोर्ट में पाया गया कि उनका राज्य, विभाग या अन्य वाशिंगटन एजेंसियों के साथ अक्सर नीतिस्तरीय संपर्क नहीं था। वह राज्य, विभाग के साथ दिन प्रतिदिन के संपर्कों में भाग लेने के लिए अपने मिशन के उपप्रमुख पर अत्यधिक निर्भर थीं। महानिरीक्षक की रिपोर्ट में वाणिज्य दूतावास अनुभाग की सेवा के स्तर की प्रशंसा की गई। एक उत्साहित सार्वजनिक मामलों के अनुभाग का उल्लेख किया गया और बताया गया कि उसने अवंत और उसके कर्मचारियों ने बहामियों के बीच दूतावास की प्रतिष्ठा में सुधार किया है। इसके परिणामस्वरूप
एक घनिष्ठ द्विपक्षीय वातावरण को बढ़ावा मिला है जो उत्कृष्ट कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए अनुकूल है। 11, 12, 13, 14, 15 जवाब में अवंत ने कहा कि उन्हें एक बेकार दूतावास विरासत में मिला था और उनके द्वारा नियुक्त नई कार्यकारी टीम ने चीजों को बेहतर बनाया है। 16 अवंत ने नवंबर 2011 में इस्तीफा दे दिया और अनौपचारिक रूप से बराक ओबामा के 2012 के पुनः चुनाव प्रयासों पर काम किया, जिसमें धन उगाहना भी शामिल था। 4 राजनीति के बाद की गतिविधियां। 2019 में अवंत ने अपने पिता क्लेरेंस पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री द ब्लैक गॉडफादर का निर्माण किया। 17 उनके पति टेड सारंडोस नेटफ्लिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने फिल्म का वितरण किया। जनवरी 2021 में अवंत 13 ल्यून में शुरुआती निवेशकों में से एक था, जो एक ई-कॉमर्स साइट है जो रंगीन लोगों और सहयोगी ब्रांडों के स्वामित्व वाले मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर और वेलनेस उत्पादों पर केंद्रित है। 28 अप्रैल 2023 को जैकलीन अवंत चिल्ड्रन एंड फैमिली सेंटर को उनकी परोपकारी मां की याद में खोला गया, जिनकी 2021 में घर पर आक्रमण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केंद्र जोखिम में पड़े बच्चों की जरूरतों को पूरा करेगा। 17 अक्टूबर 2023 को अवंत ने अपना संस्मरण थिंक यू विल बी हैप्पी मूविंग थ्रू ग्रिफ विद ग्रिट, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड जारी किया। 20 पुरस्कार। 2012 20वां वार्षिक ट्रम्पेट पुरस्कार का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 21 व्यक्तिगत जीवन। अवंत की शादी नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड सारंडोस से हुई है। 22, 23, 24 2010 में इस जोड़े ने मैक्स अज़रिया से $5.4 मिलियन में हॉलीवुड निवास खरीदा और 2017 में इसे $8.825 मिलियन में बेच दिया। 2010 में इस जोड़े ने डेविड स्पेड से $10.2 मिलियन में मालिबू में एक बीचफ्रंट हाउस भी खरीदा। केरी मारिसा वाशिंगटन 1 जन्म 31 जनवरी 1977 2, 3, 4 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें प्राइमटाइम एमी अवार्ड के साथ साथ 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एक टोनी अवार्ड के लिए नामांकन शामिल हैं। उन्हें 2014 में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था और फोर्ब्स ने उन्हें 2018 में 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली टेलीविजन अभिनेत्री का नाम दिया था। 5-6 वाशिंगटन को एबीसी ड्रामा सीरीज स्कैंडल 2012 से 2018 में संकट प्रबंधन विशेषज्ञ ओलिविया पोप की भूमिका निभाने के लिए व्यापक मान्यता मिली। 7 अपनी भूमिका के लिए उन्हें 2 बार ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए प्राइमटाइम एमी अवार्ड के लिए और 1 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें एचबीओ टेलीविजन राजनीतिक थ्रिलर फिल्म कन्फर्मेशन 2016 में अनीता हिल के रूप में और हुलू मिनिस्ट्रीज लिटिल फायर एवरीवेयर 2020 में एक परेशान मां की भूमिका के लिए एमी नामांकित किया गया था। वाशिंगटन ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत ड्रामा अवर सॉन्ग 2000 में अभिनय करके की थी। उसके बाद से उन्होंने रे 2004, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ 2005, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड 2006, आई थिंक आई लव माई वाइफ 2007, मदर एंड चाइल्ड 2009, फॉर कलर्ड गर्ल्स 2010 और जेंगो अनचेंड 2012 जैसी विविध फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने 2005 और 2007 की लाइव एक्शन फैंटास्टिक फॉर फिल्मों में एलिसिया मास्टर्स का किरदार निभाया था। मंच पर उन्होंने डेविड मैमेट के नाटक रेस 2009 में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। वह क्रिस्टोफर डेमोस ब्राउन के नाटक अमेरिकन सन में अभिनय करते हुए ब्रॉडवे स्टेज पर लौटीं और नेटफ्लिक्स पर 2019 के टेलीविजन रूपांतरण में अपनी भूमिका दोहराई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वाशिंगटन का जन्म न्यूयॉर्क शहर के ब्रोंक्स में हुआ था और उनकी परवरिश वैलेरी, एक प्रोफेसर और शैक्षिक सलाहकार, और अर्ल वाशिंगटन, एक रियल एस्टेट ब्रोकर की बेटी के रूप में हुई थी। 4, 8, 9 हालांकि उन्होंने अपने 2023 के संस्मरण में लिखा कि उन्हें पता चला कि अर्ल वाशिंगटन उनके जैविक पिता नहीं थे। 10 वाशिंगटन का परिवार अफ्रीकी अमेरिकी मूल का है, जो दक्षिण कैरोलिना से ब्रुकलिन चला गया है। उसकी मां का परिवार मैनहट्टन से है और वाशिंगटन ने कहा है कि उसकी मां एक
मिश्रित नस्ल की पृष्ठभूमि और जमैका से है, इसलिए वह आंशिक रूप से अंग्रेजी और स्कॉटिश और मूल अमेरिकी है, लेकिन कैरिबियन में गुलाम अफ्रीकियों के वंशज भी हैं। 11, 12, 13 अपनी मां के माध्यम से वह पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल की चचेरी बहन है। 14 वाशिंगटन ने टाडा यूथ थिएटर किशोर समूह के साथ प्रदर्शन किया और मैनहट्टन में स्पेस स्कूल में अपनी किशोरावस्था से लेकर 16 1994 में हाई स्कूल से स्नातक होने तक भाग लिया। 13 वर्ष की आयु में उन्हें जेल से रिहा होने पर नेल्सन मंडेला को यांकी स्टेडियम में बोलते देखने के लिए ले जाया गया था। 16 उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में भाग लिया। 1998 में नृविज्ञान और समाजशास्त्र में डबल प्रमुख के साथ फी बीटा कप्पा से स्नातक किया। 17-18 उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में माइकल हॉवर्ड स्टूडियो में भी अध्ययन किया। 17 अप्रैल 2016 में वाशिंगटन ने पुष्टि की कि 1990 के दशक में न्यूयॉर्क में उन्होंने जेनिफर लोपेज से नृत्य सीखा। द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में अपनी उपस्थिति के दौरान उन्होंने मेजबान जिमी फॉलन से कहा, मैं लंबे समय से नृत्य सीख रही हूँ। जब मैं एक छोटी लड़की थी, मेरे पास लैरी माल्डोनाडो नाम का एक बहुत ही प्रेरक शिक्षक था। ब्रोंक्स में मेरे पड़ोस के किसी भी व्यक्ति के लिए वह हमारा रोल मॉडल था। और उनके पास जेनिफर नाम की एक शानदार स्थानापन्न शिक्षिका थी जो कभी कभी आकर सिखाती थी, लेकिन फिर वह एले चली गई और इन लिविंग कलर में आ गई। मैंने जेलो से नृत्य सीखा। 19-20 2023 में वाशिंगटन ने खुलासा किया कि जब वह 20 के दशक के अंत में थी तब उसने गर्भपात करवाया था। 21 आजीविका 1994 से 2009 शुरुआत और सफलता। गुलाबी पोशाक पहने काले बालों वाली एक महिला मुस्कुरा रही है। वाशिंगटन 2004 में न्यूयॉर्क में शी हेट मी के प्रीमियर पर वाशिंगटन ने अपने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड (SAG) कार्ड को एक विज्ञापन के लिए आवश्यक शर्त के रूप में प्राप्त किया जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। 22 वाशिंगटन ने ABC टेलीफिल्म मैजिकल मेकओवर 1994 में अपनी पहली स्क्रीन शुरुआत की। 17 वह 1996 के PBS स्केच कॉमेडी शैली शैक्षिक श्रृंखला स्टैंडर्ड डेविएंट्स के कलाकारों में थीं। 17 और वह लघु 3D और 2000 में फीचर फिल्म अवर सॉन्ग में दिखाई दी। 17 वह कई फिल्मों में दिखाई दीं जिनमें सेव द लास्ट डांस 2001 और द ह्यूमन स्टेन 2003 शामिल हैं। 2002 में उन्होंने जासूसी थ्रिलर बैड कंपनी में क्रिस रॉक की प्रेमिका की भूमिका निभाई, एक ऐसी फिल्म जिसने उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व किया क्योंकि यह उनके करियर में पहली बार था कि उन्होंने SAG के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सालाना पर्याप्त पैसा कमाया था। 22 2004 में उन्होंने स्पाइक ली की शी हेट मी में मुख्य भूमिका निभाई और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए मजबूत समीक्षा मिली। 2004 के बाद उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ 2005, लिटिल मैन 2006, आई थिंक आई लव माई वाइफ 2007 और यूके के ऐतिहासिक नाटक द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड 2006 में 1970 के युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की पत्नी की भूमिका निभाई। 17 वाशिंगटन ABC टेलीविजन श्रृंखला बोस्टन लीगल में चेलिना हॉल की आवर्ती भूमिका में भी दिखाई दी है। 17 और A&D केबल टीवी श्रृंखला 100 सेंटर स्ट्रीट के कई एपिसोड में। 17 2007 में उन्होंने हिप हॉप कलाकार कॉमन के गीत आई वांट यू के लिए संगीत वीडियो में सहनिर्देशन किया और दिखाई दीं, जो उनके एल्बम फाइंडिंग फॉरएवर का चौथा एकल था। 23 और लोरियल की प्रवक्ता बन गईं, साथ ही अभिनेत्रियों स्कारलेट जोहानसन और ईवा लोंगोरिया, गोंगली, मिशेल यो, डियान सस्त्रोवर्दोयो, ऐश्वर्या राय, माया करिन और मॉडल डॉचन क्रॉस के साथ विज्ञापनों में दिखाई दी। वाशिंगटन ने न्यू ऑरलियंस स्थित किशोर TBC ब्रास बैंड के बारे में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वृत्तचित्र फ्रॉम द माउथपीस ऑन बैक का वर्णन किया। वह मैक्सवेल के बैड हैबिट्स वीडियो में भी दिखाई देती है। 2009 में वाशिंगटन ने द पीपल स्पीक में अभिनय किया, जो एक वृत्तचित्र फीचर फिल्म है जो इतिहासकार हॉवर्ड जिन के ए पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर आधारित रोजमर्रा के अमेरिकियों के पत्रों, डायरियों और भाषणों के नाटकीय और संगीतमय प्रदर्शनों का उपयोग करती है। 25 2010 से 2018 सफलता और घोटाला। 2010 में
वाशिंगटन ने डेविड मैमेट के नाटक रेस के मूल निर्माण में जेम्स स्पैडर, जिनके साथ उन्होंने बोस्टन लीगल में काम किया, डेविड एलन ग्रियर और रिचर्ड थॉमस के साथ ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की। वह टाइलर पेरी की 2010 की ड्रामा फिल्म फॉर कलर्ड गर्ल्स में कलाकारों की टुकड़ी के एक हिस्से के रूप में भी दिखाई दी। 2010 में वाशिंगटन। उन्होंने क्वेंटिन टारंटिनो की फिल्म डिजेंगो अनचेंड 2012 में अभिनय किया, जिसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 27 उन्हें जून 2012 में 175 अन्य व्यक्तियों के साथ एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 28 अप्रैल 2012 से अप्रैल 2018 तक वाशिंगटन ने शोंडा राइम्स द्वारा निर्मित एबीसी ड्रामा सीरीज स्कैंडल में ओलिविया पोप के रूप में अभिनय किया, जो एक संकट प्रबंधक है जो वाशिंगटन, डीसी में ओलिविया पोप एंड एसोसिएट्स नामक अपनी स्वयं की संकट प्रबंधन फर्म चलाती है। इस पद पर उन्होंने उच्च प्रोफाइल हस्तियों के लिए काम किया, विशेष रूप से संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, जो उनके ऑनफ प्रेमी भी थे। यह शो व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रहा और इसे फेसबुक और ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चित ड्रामा सीरीज में से एक कहा गया। 29, 30, 31 वाशिंगटन के प्रदर्शन ने सकारात्मक समीक्षा अर्जित की और 2013 में उन्होंने 44वें NAACP इमेज अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 32 उसी वर्ष उन्हें टीवी गाइड की पत्रिका फैन फेवरेट अवार्ड्स में वर्ष की पसंदीदा अभिनेत्री और स्कैंडल पसंदीदा ड्रामा नामित किया गया था। 33 और पत्रिका के संपादकों द्वारा उन्हें 2013 का टीवी स्टार ऑफ द ईयर का ताज भी पहनाया गया था। 34 स्कैंडल के दूसरे सीजन में अपने काम के लिए वाशिंगटन को 65वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स, 35 और 66वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स में एमी के लिए नामांकित किया गया। 36 वह 18 वर्षों में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित होने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बन गईं। 35 उन्हें ड्रामा सीरीज में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के साथ साथ टेलीविजन ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। 37 बोस्टन ग्लोब ने 2015 में शीर्ष 10 राजनीतिक टीवी शो की अपनी सूची में स्कैंडल को 10वां स्थान दिया। 39 वॉशिंगटन के अभिनय के अलावा ओलिविया पोप के रूप में उनकी वेशभूषा ने सकारात्मक ध्यान आकर्षित किया, जिससे वैनिटी फेयर ने 2013 में चरित्र को टॉप 10 बेस्ट ड्रेस्ड टीवी कैरेक्टर्स में से एक का नाम दिया। 40 शो के कॉस्ट्यूम डिजाइनर लिन पाओलो के अनुसार ओलिविया पोप की अलमारी की सफलता एक आदमी की दुनिया में उसके चरित्र को ऐसे नरम, स्त्रैण रंगों को पहनने के इस विचार पर आधारित थी। 41 2014 में वाशिंगटन और पाओलो ने शो में ओलिविया पोप के स्टाइलिश कपड़ों के लिए 2014 एस फैशन अवार्ड्स में इन्फ्लुएंसर अवार्ड जीता। 42 2013 में वाशिंगटन ने पीपल पत्रिका के 100 सबसे खूबसूरत लोगों में नंबर 2 स्थान प्राप्त किया। 43 और ग्लैमर पत्रिका द्वारा उन्हें वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया। 44 उसी वर्ष वह फोर्ब्स पत्रिका की टेलीविजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं की वार्षिक सूची में नंबर 20 पर रहीं और उन्हें न्यूट्रोजेना स्किन केयर का नया चेहरा घोषित किया गया। 45 वाशिंगटन ने 2 नवंबर 2013 को सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की, जहां उन्होंने एक ठंडे ओपनिंग स्केच में मिशेल ओबामा और ओपरा विन्फ्रे की नकल की, जिसमें कई वर्षों से किसी भी अश्वेत महिला कलाकार को शामिल न करने के लिए सैटरडे नाइट लाइव की आलोचना पर व्यंग्य किया गया था। 46 वाशिंगटन ने रिक फैमुइवा द्वारा निर्देशित HBO मूवी कंफर्मेशन में मुख्य भूमिका निभाई, जो क्लेरेंस थॉमस सुप्रीम कोर्ट के नामांकन के दौरान अनीता हिल की गवाही के बारे में है, जो 2016 में प्रसारित हुई थी। 47 कंफर्मेशन में उनकी भूमिका के लिए वाशिंगटन को 68वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स में लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए प्राइमटाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 48 साथ ही उसी वर्ष क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के समकक्ष भी कंफर्मेशन को एमीज में उत्कृष्ट टेलीविजन मूवी के लिए एमी अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। उसी वर्ष वाशिंगटन ने सिम्पसन स्ट्रीट नामक एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की, जिसका ABC स्टूडियो के साथ एक समग्र सौदा है। 49 2016 में वाशिंगटन 2017 में
वाशिंगटन ने कार्स 3 में एक भूमिका निभाई। 50 2018 में वाशिंगटन ने स्कैंडल पर अपना निर्देशन डेब्यू किया, 7वें सीजन के 10वें एपिसोड का निर्देशन किया। 51 वह स्कैंडल के साथ क्रॉसओवर के हिस्से के रूप में हाउ टू गेट अवे विद मर्डर के 2 एपिसोड में ओलिविया पोप के रूप में भी दिखाई दी। 52 स्कैंडल अप्रैल 2018 में 7 सीजन के बाद समाप्त हुआ। 53 उसी वर्ष वाशिंगटन ने क्रिस्टोफर डेमोस ब्राउन द्वारा लिखित ब्रॉडवे नाटक अमेरिकन सन में अभिनय किया, जिसमें 2 माता-पिता आधी रात को जवाब की तलाश में पुलिस स्टेशन पहुंचे। 2019 में वाशिंगटन ने शोटाइम के स्मिल्फ के दूसरे सीजन के 7वें एपिसोड का निर्देशन किया। 55 इसके बाद उन्होंने द जेफरसन के पुनर्निर्माण में एबीसी पर लाइव इन फ्रंट ऑफ ए स्टूडियो ऑडियंस में अभिनय किया, जिसमें हेलेन विलिस की भूमिका निभाई। 56 उसी वर्ष उन्होंने ब्रॉडवे नाटक अमेरिकन सन के फिल्म रूपांतरण में अपनी भूमिका दोहराई, जिसे उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए कार्यकारी निर्माता भी बनाया। 57 फिल्म का विश्व प्रीमियर 12 सितंबर 2019 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था और 1 नवंबर 2019 को रिलीज हुई थी। 58 2020 में वाशिंगटन ने द फाइट पर एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो ट्रंप प्रशासन के दौरान एक्लू के वकीलों की कानूनी लड़ाइयों के इर्दगिर्द घूमने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जिसका विश्व प्रीमियर 30 जनवरी 2020 को सन्डांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 61 उसी वर्ष उन्होंने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और रीज विदरस्पून के साथ हुलू मिनिस्ट्रीज लिटिल फायर एवरीवेयर में अभिनय किया, जो सेलेस्टे एंजी के इसी नाम के 2017 के उपन्यास का रूपांतरण था। 62 वाशिंगटन ने HBO कॉमेडी सीरीज इनसिक्योर के 4थे सीजन के 9वें एपिसोड का निर्देशन किया। 64 सितंबर 2020 में उन्होंने टेलीविजन स्पेशल लाइव इन फ्रंट ऑफ ए स्टूडियो ऑडियंस के निर्माता के रूप में उत्कृष्ट विविधता स्पेशल लाइव के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। 65 दिसंबर 2020 में वाशिंगटन ने नेटफ्लिक्स के लिए रयान मर्फी द्वारा निर्देशित द प्रोम में मिसेस ग्रीन के रूप में अभिनय किया। 66 2022 से वाशिंगटन द सिम्पसंस में 4th कक्षा की शिक्षिका रेशेल पेटन की आवर्ती भूमिका में अभिनय करेंगी। 67 वह सोमन चैनानी की द स्कूल फॉर गुड एंड एविल के फिल्म रूपांतरण में प्रोफेसर क्लेरिसा डोवी की भूमिका निभाती हैं। 68 वाशिंगटन अगली बार टायलर पेरी द्वारा निर्देशित युद्ध ड्रामा द 688 और एक्शन थ्रिलर शैडो फोर्स में अभिनय करेंगी। 69 वह रियान जॉनसन की नाइव्स आउट फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त वेक अप डेड मैन में भी कलाकारों के साथ अभिनय करेंगी। 71 व्यक्तिगत जीवन वाशिंगटन ने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब वह बच्ची थी तो एक लड़के ने उसे अनुचित तरीके से छुआ था। उन्होंने अपने संस्मरण में यह भी लिखा है कि जब तक मैं कॉलेज पहुंची तब तक भोजन और मेरे शरीर के साथ मेरा रिश्ता आत्मदुर्व्यवहार का एक जहरीला चक्र बन गया था, जिसमें भूख, अत्यधिक भोजन, शरीर के प्रति जुनून और बाध्यकारी व्यायाम के साधनों का उपयोग किया गया था और उसके मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे। 10 वाशिंगटन की सगाई अक्टूबर 2004 से मार्च 2007 तक अभिनेता डेविड मॉस्को से हुई थी। 72 वाशिंगटन ने 24 जून 2013 को एली, इडाहो में पूर्व NFL खिलाड़ी नमदी असोमुघा से शादी की। 73 74 75 उनकी एक बेटी और एक बेटा है। 76 77 78 वह असोमुघा की पिछले रिश्ते से हुई बेटी की सौतेली माँ भी हैं। 79 80 19 मई 2013 को वह अपने अल्मा मेटर जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह की वक्ता थीं। अपना दीक्षांत समारोह देने से पहले उन्हें ललित कला में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 81 82 सक्रियतावाद 2024 में वाशिंगटन 2007 में वाशिंगटन और अन्य हस्तियां 2007 लीटर नेशनल डेनिम डे में शामिल हुईं, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फाउंडेशन के महिला कैंसर कार्यक्रमों का समर्थन किया गया। 83 सितंबर 2012 में वाशिंगटन ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में बराक ओबामा को फिर से चुनने के पक्ष में बात की, जिसमें उनका भाषण मतदाता उदासीनता को संबोधित करने पर केंद्रित था। 84 वाशिंगटन ने मतदाता पंजीकरण अभियानों का समर्थन करने के लिए अपनी सेलिब्रिटी का भी उपयोग किया है। 85 86 वाशिंगटन LGBT अधिकारों की भी समर्थक है। अगस्त 2013 में
उन्हें जीएलएसीएन रेस्पेक्ट अवार्ड्स का मानद अध्यक्ष नामित किया गया। 87 और उन्हें 21 मार्च 2015 को ग्लाड वैंगार्ड पुरस्कार मिला। 88, 89 जून 2016 में मानवाधिकार अभियान ने ऑरलैंडो नाइट क्लब शूटिंग के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में वाशिंगटन और अन्य ने वहां मारे गए लोगों की कहानियां बताईं। 90, 91 वह क्रिएटिव कोलिशन की सदस्य हैं, जो अभिनेताओं, लेखकों, संगीतकारों और निर्माताओं का एक बोर्ड है जो राष्ट्रीय विमर्श में सबसे आगे रहने वाले मुद्दों का पता लगाता है। 92 वह वीडे की सदस्य भी हैं, जो एक वैश्विक आंदोलन है जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के प्रति जागरूकता लाता है। 93 मार्च 2016 में वाशिंगटन और शोंडालैंड के साथ ही एलेन पोम्पियो, वियोला डेविस और शोंडा राइम्स राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी क्लिंटन का समर्थन करने वाले एक विज्ञापन में दिखाई दिए। 94 वाशिंगटन ने 2020 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की तीसरी रात की मेजबानी की। 95 2022 जॉर्जिया के गवर्नर चुनाव के लिए वाशिंगटन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार स्टेसी अब्राम्स का समर्थन किया। एबोनी ओब्सिडियन, जन्म 16 अप्रैल 1994, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने 2018 की ड्रामा फिल्म इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक में सहायक भूमिका निभाई थी और अगले वर्ष बीईटी कॉमेडी ड्रामा सीरीज सिस्टास में करेन मॉट के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 2024 में ओब्सिडियन ने युद्ध ड्रामा फिल्म द 688 में लीना डेरिकॉट किंग की भूमिका निभाई। जीवन और कैरियर। ओब्सिडियन का जन्म और पालन पोषण न्यू पाल्ज, न्यूयॉर्क में हुआ था। वह इरिट्रिया है एबेशा वंश की हैं। 2 और उन्होंने विलियम एस्पर स्टूडियो में प्रशिक्षण लिया है। 3 वहां रहते हुए उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया, जिसमें मलिक योबा और क्लिफ्टन पॉवेल के साथ द विक्सेंस और वेहेयर हार्ट्स लाई शामिल हैं। 4 2015 में ओब्सिडियन ने टफ लव में अभिनय किया, जो एक वेब श्रृंखला थी जो यूट्यूब पर प्रसारित हुई थी। 5 2018 में ओब्सिडियन ने ड्रामा फिल्म इफ बीले स्ट्रीट कुड टॉक में सह-अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार की बहन की भूमिका निभाई। 6-7 2019 में ओब्सिडियन ने हुलू सीमित श्रृंखला वूतांग, एन अमेरिकन सागा में सह-अभिनय किया। 8-9 उस वर्ष के अंत में उन्होंने बीईटी कॉमेडी ड्रामा सीरीज सिस्टास में अभिनय करना शुरू किया। 10-11 2020 में अमेज़न ड्रामा सीरीज हंटर्स में कैरोल हॉथोर्न के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 12 2023 में ओब्सिडियन को नेटफ्लिक्स के लिए युद्ध ड्रामा फिल्म द 688 में केरी वाशिंगटन, सुसान सारंडन और ओपरा विनफ्रे के साथ कास्ट किया गया था। 13-14 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2014 द अमेजिंग स्पीडर, मैन 2 स्नातक। 2015 पंकिन पाई कैटरीना रिचर्डसन शॉर्ट। इंडीफेस्ट फिल्म अवार्ड ऑफ मेरिट स्पेशल मेंशन 15। 2016 जहां दिल झूठ बोलते हैं शीला। $12 शब्द खजाना छोटा। 2017 कैपिटल इन्फर्नो जेमी छोटा। मेरे भाई की रखवाला लेडी मैकबेथ। 2018 अगर बील स्ट्रीट बात कर सकती एड्रियन हंट नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए फ्लोरिडा फिल्म क्रिटिक्स सर्किल पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए जॉर्जिया फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए सिएटल फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए वाशिंगटन डीसी क्षेत्र फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार। 2019 कड़ी चोट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लघु स्वतंत्र हॉरर मूवी पुरस्कार। ऐसा सौदा अनुग्रह छोटा। लोगों के बारे में पहरेदार छोटा। 2024 688 लीना डेरिकॉट किंग। तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो ये 6 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ की गई है और 20 दिसंबर 2024 को ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी जाएगी, तो आप वहाँ पर इसे एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ रनिंग लेंथ के बारे में बात की जाए तो 127 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ रहने वाली है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मेन बेस जो लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश है, आप इसे इंग्लिश में भी इंजॉय कर सकते हो और इंडिया के अंदर इसे हिंदी में भी लॉन्च कर दिया गया है, तो दोनों ही लैंग्वेजों में आप एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये नेटफ्लिक्स पर लोगों द्वारा बड़ा इसे पसंद किया गया है। नेटफ्लिक्स पर ये लगभग ट्रेंडिंग पर चल रही है नंबर 2 पर और लोगों द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिल रहा है।
बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।